गरीब भूली सास। माधवी अपने पति रमेश और अपने बेटे अजय के साथ रहा करती थी। अजय का बचपन से एक ही सपना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई यूएसए में पूरी करे और इसीलिए वो यूएसए पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। 3 साल बाद जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आता है तो अपने बेटे के आने की खुशी में माधवी उसकी पसंद के कई तरह के पकवान बनाती है और जब घर की डोरबेल बजती है तो माधवी अपने पति रमेश को कहती है, लगता है मेरा अजय आ गया है, आप यहीं बैठना, मैं दरवाजा खोलती हूँ। माधवी जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अजय के साथ एक लड़की को देखकर वो अजय से पूछती है, ये कौन है बेटा? माँ, ये ग्रेटी है। हम दोनों यूएसए में साथ ही पढ़ते थे और अब ग्रेटी इस घर की बहू है। क्या बहू? अरे बेटा, तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कम से कम अपनी माँ को बता तो देता कि तू अपने साथ इस घर की बहू लेकर आ रहा है। मैं बहू के आने की कुछ तैयारी तो कर लेती। कोई बात नहीं बहू, यही रुक, मैं अभी तेरे लिए पूजा की थाल लेकर आती हूँ। मॉम, आप अपनी ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना। I'm so tired right now. आजा डार्लिंग, अपना रूम कहाँ है? कोई बात नहीं बहू, तुम पहले आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ग्रेटी अपनी सास की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद माधवी अपने बहू बेटे के लिए चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाती है, जहाँ ग्रेटी अपनी सास से कहती है, हाँ चाय, आ चाय। क्या हुआ ग्रेटी? अपनी मॉम को बोलो कि अब ये जब भी हमारे कमरे में आए तो नॉक करके आए। आपसे मैं ऐसा ही करूंगी बहू। वो तो आज ही तुम दोनों आए हो तो मुझे लगा थक गए होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर आ गई। वो क्या है ना, अजय जब भी बाहर से आता है तो आते ही चाय मांगता है, बस इसीलिए मैं ना ये चाय यहाँ रख देती हूँ, पी लेना, अदरक वाली चाय है। ये बोलकर माधवी वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रेटी अपनी सास से कहती है, जाते हुए अपनी साथ अपनी ये चाय भी ले जाओ, क्योंकि अजय अब चाय नहीं पीता। हाँ माँ, जब से मैं यूएसए गया हूँ तब से मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। अब एक काम करो, हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे ठीक है, ला देती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इंडियन है या फिर वही अंग्रेजी है? मेरे मम्मी पापा इंडियन हैं, पर मैं शुरू से यूएसए में रही हूँ, इसलिए मैं खुद को अंग्रेज़न मानती हूँ। वैसे अब जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ और मेरे बारे में इतना ज्यादा इंक्वायरी करने का जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। वैसे बहू, मैं तुम्हें ना इंडिया के सारे तौर तरीके सिखा दूंगी। अरे क्या हुआ, तुम्हारी परवरिश अगर यूएसए में हुई है हाँ तो इंडियन ही ना। आपसे ज्ञान नहीं मांगा है, अब कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो प्लीज, हाथ छोड़ता है। अपनी बहू की बात सुनकर माधवी वहाँ से चली जाती है। माधवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश माधवी से कहता है, हमने इस नालायक को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था और इसने क्या किया, बाहर से अंग्रेजन बहू उठाकर ले आया। माधवी, तुम बहुत भोली हो, पर मैं नहीं। ये लड़की हमारा घर तोड़ देगी, हमसे हमारे अजय को दूर कर देगी। देखा, आते ही कैसे रोब झाड़ रही है, जैसे तुम इस घर की नौकरानी हो। तुम उसको बोलो कि तुम इस घर की मालकिन हो और उसकी सास हो, वो वही करे जो तुम कहोगी। अरे आप बेकार में ही गुस्सा हो रहे हैं। बहू यूएसए की है, यहाँ नई नई आई है, उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता और वो मुझे अपनी माँ मानती है, तभी तो अपने नखरे दिखा रही है। वैसे भी ना बहू बेटी दोनों बराबर ही होती है। माधवी, कौन सी बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती है जैसे तुम्हारी बहू कर रही है? मैं बस तुम्हारे कहने पर चुप हूँ, वरना मैं अपने बहू बेटों को आज ही घर से निकाल देता। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रेटी अपनी बेचारी भोली भाली सास पर अत्याचार करती रहती है। ग्रेटी अपना सारा काम अपनी सास से करवाती और उसी को भला बुरा सुनाती। ऐसे ही एक दिन माधवी कपड़े धो रही होती है
और ग्रेटी माधवी को सताने के लिए अपने सारे कपड़े लाकर उसे देती है और कहती है, मॉम्स, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, जरा इन्हें भी धो दो। इतना बोलकर ग्रेटी तैयार होकर घर से जाने लगती है। तभी माधवी उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारे ससुर के दोस्त के घर में एक छोटी सी पार्टी है। उन्होंने सह परिवार बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम और अजय भी आज हमारे साथ वहाँ चलो, और आज ना साड़ी पहनना। मॉम, अभी मैं क्लब जा रही हूँ, रात को मुझे टाइम मिलेगा तो आपके साथ चली जाऊंगी, पर साड़ी बारी नहीं पहनूंगी। ये कहकर ग्रेटी वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। सब ग्रेटी के घर आने का इंतजार करते हैं और इस वजह से कोई भी पार्टी में नहीं जा पाता। इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। 12 बजे रात को ग्रेटी नशे की हालत में जख्मी घर आती है। अपनी बहू के सर और हाथ पर लगी चोट देखकर माधवी परेशान हो जाती है और जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स लाकर अपनी बहू के सर पर पट्टी करती है। एक माँ की तरह प्यार करते हुए वो अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे चोट कैसे लग गई बेटा? मैं घर आ रही थी, एक बाइक वाले से मेरी चक्कर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह होते ही तुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अच्छा, अब तू ना आराम कर, मैं तेरे लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। माधवी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये अंग्रेजन हमारे घर के लिए ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो, आज इस अंग्रेजन बहू की वजह से सारे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। आज सब हम पर हंसते हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी छूट की वजह से हुआ है। ये कहकर रमेश अपने रूम में चला जाता है, पर माधवी अपनी बहू की पट्टी करके उसे उसके कमरे में जाकर सुला देती है। अगले दिन माधवी ग्रेटी को लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती है, जहां ग्रेटी देखती है कि उस डॉक्टर की बहू ने साड़ी पहनी है और एक संस्कारी बहू की तरह घर में पूजा पाठ करके अपने सास ससुर के पैर छूकर उनका सुबह सुबह आशीर्वाद लेती है। डॉक्टर की बहू को देखकर ग्रेटी को अपना बर्ताव याद आता है और उसे एहसास होता है कि वो अपनी भोली और मासूम सास के ऊपर कितना अत्याचार करती है, पर फिर भी माधवी सबसे लड़कर हमेशा उसका साथ देती है। ये सब देखकर ग्रेटी को पश्चाताप होता है और कुछ देर बाद वो दोनों दवाई लेकर घर आती है। जब माधवी ग्रेटी को दवाई खिलाने के लिए उसके पास जाती है तो, मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपके प्यार को नहीं समझा, आप पर इतना अत्याचार किया, आपकी बेइज्जती की, आपसे घर का सारा काम करवाया। आपने मुझे कितनी छूट दी, पर फिर भी मैं आपके साथ इतना बुरा करती थी। और आज जब मैं नशे की हालत में चोट खाकर घर आई तो भी आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, उल्टा आपने मेरा साथ दिया, मेरी सेवा की। आज जब मैंने डॉक्टर की बहू को देखा घर का काम करते हुए, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी रॉन्ग थी। एक इंडियन होकर भी एक बहू के कर्तव्य से दूर रही और आपके ऊपर अपनी अंग्रेजी का रौब झाड़ती रही। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। बेटा, अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है। ऐसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बहू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि मेरी अंग्रेजन बहू कितनी समझदार हो गई है। जिसके बाद माधवी और ग्रेटी एक दूसरे को गले लगा लेती है और उसके बाद से ग्रेटी एक संस्कारी बहू की तरह रहती है और अपनी सास को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देती। अपनी सास ससुर की बहुत अच्छे से दिल से सेवा करती। शिवानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी शादी अभी से होती है, जिसके परिवार में सिर्फ एक माँ ही होती है। शिवानी, माँ ने बहुत हिम्मत और मेहनत से मुझे पाला है, पूरी जिंदगी मेहनत की और मुझे इस लायक बनाया। शादी के बाद मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि तुम उन्हें अपनी माँ की तरह ही मानना। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा जनाब। ऑफिस में अभी का दोस्त कहता है, अरे यार, जोर की नींद आ रही है, मन कर रहा सो जाओ। अरे क्यों, क्या हुआ? रात में क्या कर रहा था? हाँ जो अब नींद आ रही है। अरे यार, समझ ले, घर जाने का मन ही नहीं करता। ज्यादा ही माँ पकड़ लेती है बीवी की बुराई,
और फिर कमरे में बीवी करती है माँ की बुराई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार। ना सुनो तो मुसीबत, सुनो तो मुसीबत। हाँ यार, मेरी भी नई शादी हुई है। मैंने तो शिवानी को साफ साफ कह दिया है, भाई कुछ नहीं करोगी तो चलेगा, पर माँ की इज्जत हमेशा करना। अरे यार माँ को भी समझा देना, क्योंकि गलती हमेशा बीवी की नहीं होती है। खैर, दिन बीतते हैं। अभी एक दिन शाम को जल्दी घर पहुंचता है कि घर में ताला लगा होता है। अभी माँ को फोन करता है। अरे बेटा, ये शिवानी जबरदस्ती पार्क में ले आई है। बोल रही थी कि माँ वॉक किया करो, नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। अरे वो तो अच्छी बात है ना माँ, लेकिन मैं घर आ गया हूँ। अरे सामने पड़ोसी के घर चाबी दे दी है, जरा अंदर जाकर चाय चढ़ा देना। मैं और बहू आ रहे हैं, वो भी वॉक करके थक गई होगी ना। कहीं तू उसे ना बोल देना कि चाय बना दे। वाह माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई। ठीक है, चढ़ा देता हूँ चाय, आकर छान लेना। सास बहू मजे से घर आते हैं। अरे अभी चाय बना दी हो तो ला दे जरा। माँ जी, ये ज्यादा हो जाएगा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लाती हूँ तीनों के लिए चाय। अरे बहू, रात की सब्जी मुझे दे देना, मैं बैठ कर काट देती हूँ। तू जा, आज तेरा पति जल्दी आ गया है तो कहीं घूम कर आ। माँ तू भी चलना, साथ में चलते हैं। कई दिनों से तू भी तो नहीं गई कहीं। हाँ हाँ माँ, चलो ना। अरे नहीं, वो तेरी चाची आ रही है, वो कभी भी आ सकती है, तो मैं घर में ही रुक जाती हूँ। ठीक है माँ, हम दोनों होकर आते हैं। दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं, लेकिन लौटने में उन्हें काफी रात हो जाती है। सुबह। अरे बहू, जरा अपनी चाची सास से भी तो मिल ले। मैं तो शाम को आ गई थी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों रात भर घूमते हो, बेचारी सास को घर में अकेला छोड़कर। अरे नहीं, मैंने ही तो बोला था जाने को, लेकिन ये नहीं पता था कि ये लोगों को आने में इतनी देर हो जाएगी। शिवानी को सास की बात थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ जी, ये लीजिए, सब्जी काट दीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीख जा। तेरी सास बता रही थी कि तू कैसे हर काम में ढीली है। शिवानी को ये तो पता था कि सास उसे ये कहती है, लेकिन वो ये बात चाची सास से भी कह देंगी, वो शिवानी नहीं जानती थी। हाँ चाची, किसी में कुछ अच्छाई होती है तो किसी में कुछ। कई बहुएं ढीली नहीं होती, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेज होती हैं। अब आपकी बहू नेहा को ही देख लीजिए, माँ जी बता रही थी कि अरे बस बहू, बस। नहीं, क्या बस? अरे क्या बात करते रहते हो तुम लोग मेरी बहू नेहा के बारे में, जरा बताओ तो। अरे वो पूरा काम करती है, बैठे बैठे नाश्ता खाना सब देती है, तेरी तरह नहीं। मम्मी जी सब्जी काट दो, हमें आने में रात को देर हो जाएगी मम्मी जी। शिवानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। चाची सास के जाने के बाद शिवानी तैयार होकर पार्क में वॉक को निकल जाती है। वो सास को कुछ नहीं पूछती, ना ही आने के बाद साथ में बैठकर चाय पीती है, और ना ही अब सब्जी काटने देती। कितना बुरा लग रहा है, शिवानी नाराज हो गई है। पहले तो शिवानी कितने अच्छे से बात करती, हंसती रहती और हमेशा मेरे साथ बैठी रहती थी। वहीं शिवानी अभी से कहती है, यार तुम्हारी माँ के लिए ना जितना भी कर दो कम है। चाची सास को कह रही थी शिवानी कामकाज पे ढीली है, लो अब कर रही हूँ सारा काम, बस हाँ बात नहीं करूंगी, देखते हैं क्या करती हैं अब। वहीं सास बेटे से कहती है, अरे पता नहीं तेरी बीवी को क्या हो गया है, न बोलती है न कोई बात करती है, ना ही अब मुझे वॉक पर ले जाती है। बेटा, माँ वो तो तेरा पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन लगता है चाची ने उसे कुछ कहा है तेरे बारे में। उसे लगता है कि तू उसकी बुराई करती है। तभी वहां शिवानी आ जाती है। लगता नहीं, करती है ये मेरी बुराई। अरे सब लोग परफेक्ट नहीं होते। मम्मी जी ये बताइए, आपने जब उनकी बहू नेहा की जरा सी बात की तो कैसे भड़क गई चाची कि मेरी नेहा के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा? बोलिए। माँ आप तो जानती हो ना कि वो कितनी तेज है।
दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था। और आपको क्या लगता है कि नेहा भाभी से उनकी पटती है? अरे तभी तो घूम घूम कर रिश्तेदारों के घर पर रहती है। हाँ बेटा, ये तो तू ठीक कह रहा है। वैसे मैंने शिवानी के लिए ये कहा था कि काम धीरे करती है लेकिन अच्छा करती है। ये बात तो चाची ने बताई ही नहीं, उल्टा बात का बतंगड़ कर गई। माँ, दुनिया यही चाहती है, खासकर रिश्तेदार। किसी की सास को भड़का देते हैं तो किसी की बहू को। अरे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सास बहू माँ बेटी की तरह रहे। अरे बेटा, मैं क्या जानूं कि किसके मन में क्या है। माँ, बस तू और शिवानी ये बात जान लो कि कोई भी सुख दुख होगा तो तुम दोनों ही साथ होगी, दूसरा कोई नहीं। हाँ माँ, अगर हम मिलकर रहेंगे तो अभी भी तो खुश रहेगा, और वो खुश रहेंगे तो हम दोनों भी खुश। क्यों माँ? इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर, एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है,
इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है।